हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जो हैं इकनॉमी के चैप्टर को जो कैरी कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा चल रहा था इन्फ्लेशन प्लस आरबीआई, और उसके बाद जो है आपका ये जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं जितने भी, उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। अभी तक हमने देखा था कि इन्फ्लेशन जो है वो क्या होता है। जब आपका जो है एक आपका जो प्राइस राइज होता है आपका, जब किसी आपका जनरल प्राइस लेवल से जो क्या कहते हैं, मतलब कि एक सस्टेंड क्या कहते हैं, मतलब प्राइस राइज होता है। ठीक है, किसी भी गुड्स और सर्विस के अंदर उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखा था कि इन्फ्लेशन की वजह से परचेज पावर जो है क्या कहते हैं, परचेसिंग पावर जो है मनी की वो डिक्रीज रिड्यूस हो जाती है। और उसके बाद देखा था कि हमने इन्फ्लेशन जो है वो कितने तरह के होते हैं, जिसमें इन्फ्लेशन में हमने सबसे पहले इन्फ्लेशन के अंदर हमने देखा था कि इन्फ्लेशन हो गया आपका। इन्फ्लेशन के बाद क्या कहते हैं ना, जो इन्फ्लेशन में क्या कहते हैं दाम नीचे गिर जाता है तो उसे डिफ्लेशन कहते हैं। उसके बाद डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, रिफ्लेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखी थी। फिर देखा था आपका इन्फ्लेशन के बाद जो है आपका हाईलाइटेड इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि आपका जो है इसके बाद हमने देखा था क्या कहते हैं इन्फ्लेशन में ग्लोपिंग इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन किसे कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखी थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि भाई इन्फ्लेशन जो है उसको कैलकुलेट जो है किया जाता है, तो कैसे किया जाता है, उसके तीन मेथड होते हैं। आप में इसमें क्या कहते हैं, एक होता है पीपी क्या कहते हैं, परचेज पावर इंडेक्स, परचेज नहीं सॉरी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, उस जो क्या कहते हैं प्रोड्यूसर के लेवल पर कैलकुलेट किया जाता है। फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स हो गया, जो कि आपका होलसेलर के स्टेज पे क्या कहते हैं कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद आपका सीपीआई है, जो कि आपका जो है कंज्यूमर के लेवल पे किया जाता है। मेन जो है आपका सीपीआई ही है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है इसको कैलकुलेट करने वाली अथॉरिटी कौन कौन सी है। तो पीपीआई जो है वो तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहता है कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे आप इस चीज़ से कैलकुलेट करें जिससे कि एक्चुअल जीडीपी का पता चल सके। डब्ल्यूपीआई जो है वो आपका ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से जो है इसे कैलकुलेट करता है। ठीक है, आपका नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है क्या कहते हैं इसे कैलकुलेट करने में मदद करता है। आई थिंक ये नहीं, नहीं सॉरी, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है यहाँ पर क्या कहते हैं आपका जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड क्या कहते हैं प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ से, मॉस्पी की तरफ से जो किया जाता है। उसके बाद हमने देखा था इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक ऑफिस जो है वो इसे इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं जो है क्या कहते हैं मतलब कि देता है। उसका दोनों के दोनों मंथली बेसिस पे निकाले जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर देखी थी। ठीक है, उसके बाद प्राइस जो होता है, जो इन्फ्लेशन जो होता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो है हमारे यहाँ पे जो मेजर्स लिए जाते हैं, उन मेजर्स में दो मतलब मेनली है। एक होता है फिजिकल पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकालती है, उसके थ्रू जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। और दूसरा जो होता है आपका इसके बाद जो क्या कहते हैं मतलब एक होता है आपका दैट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी जो कि आरबीआई करती है। फिर हमने उसके बाद आरबीआई के बारे में देखा था कि आरबीआई कैसे 1934 में, आरबीआई 1934 से आया था और 1935 में जो है ये स्टार्ट हुआ था आपका 1 अप्रैल से। उसके बाद हमने देखा था कि आरबीआई जो है, आरबीआई की जो कंपोजिशन है उसके अंदर कैसे आरबीआई गवर्नर होता है एक। ठीक है, आरबीआई गवर्नर के बाद जो है आपका आरबीआई गवर्नर के बाद जो है आपका चार डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं। उसके बाद चार जो हैं उसके अंदर क्या कहते हैं अलग मेंबर्स होते हैं, और दो जो हैं वो आपके गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि ये जो क्या करते हैं ये लोग आपका जो है मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं। उसके लिए कमेटी बनती है, उसमें 6 लोग होते हैं। उसमें गवर्नर होता है एक, उसका डेप्यूटी गवर्नर होता है एक जो कि बोर्ड जो नॉमिनेट करता है, एक मेंबर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है, और तीन जो मेंबर होते हैं वो अलग से ऑफिशियल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है नॉमिनेट करती है। ठीक है, उसके बाद ये जो पॉलिसी निकालते हैं इसमें कौन कौन सी पॉलिसी होती है। रिजर्व क्या कहते हैं आपका कैश रिजर्व रेशियो निकालते हैं ये लोग, एसएलआर हो गया। उसके बाद बैंक रेट हो गया, बैंक रेट के बाद हमने देखा था आपका रेपो रेट हो गया, रेपो रेट के बाद आपका जो है रिवर्स रेपो रेट हो गया। उसके बाद मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो गया, एमएसएफ। ठीक है, शॉर्ट टर्म क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म और क्या कहते हैं इमीडिएट क्या कहते हैं लॉन्स प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद हमने देखा था ओपन मार्केट ऑपरेशंस को देखा था हमने। ठीक है ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया आपका। ठीक है, और ये सारे तरीके से जो है ये लोग प्राइस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, फिर उसका इन्फ्लेशन से क्या क्या इम्पैक्ट होता है इंपोर्ट पे, एक्सपोर्ट पे, मार्केट में। ठीक है, इस तरह से सारी चीज़ें हमने जो है देखी थी। ये सारा का सारा पहला स्ट्रक्चर है, मतलब आप देख सकते हैं गवर्नमेंट का, बैंक्स का। बैंक्स को समझना जो है वो किसी भी इकोनॉमी को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिसको बैंकिंग नहीं पता इन इकोनॉमी के अंदर, उसको कुछ नहीं पता। और जिसको बैंकिंग या इकोनॉमी नहीं पता तो मेरे हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए वो पहले ही राउंड में बाहर है। क्योंकि आपको जो है कल को जाकर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब मिलेगी और आपको इसके बारे में नहीं पता रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं
आप जो इकोनॉमिकली इंडिया को क्या कहते हैं ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमी का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है और उसके लिए बैंक्स का पता होना जरूरी है कि बैंक्स कैसे काम करती है। इसके बाद हम देखेंगे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के बारे में पूरी डिटेल, और उसके बाद देखेंगे कि गवर्नमेंट कैसे क्या कहते हैं मतलब फिजिकल पॉलिसीज लेके लेके आती है और इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करती है। तो समझ लो कि एक हमारा पूरा पोर्शन जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, हमारा पूरा पोर्शन तैयार हो जाएगा कि भाई कैसे क्या कहते हैं मतलब कि जो है आपका किसी भी देश के अंदर जो है क्या कहते हैं मतलब तुम्हारा इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होता है। ठीक है, पैसा कैसे रोटेट होता है। ठीक है, उसके बाद जो है क्या कहते हैं आपका जो है करेंसी कैसे कौन छापता है, कैसे छापता है, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपको पता है नोट्स जो है वो आरबीआई इशू करता है, और कॉइन्स जो होते हैं वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करती है। इसके लिए 4 स्टेट हैं आपका, मध्य प्रदेश में देवास हो गया, उसके बाद नासिक हो गया महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं आपका मैसूर हो गया आपका, मैसूर हो गया आपका कर्नाटक के अंदर। ठीक है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और एक क्या कहते हैं आपका बंगाल के अंदर जो है आपका ऐसे नाम था, नाम भूल रहा हूँ मैं, चलो कोई नहीं, वो चीज़ हो गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। उसका आरबीआई जो है क्या कहते हैं मतलब कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ गाइडलाइंस इशू करता है, वो सब भी चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है, साथ में क्या है कि उसके जो है प्रेसेस जो है 10-11 प्रेसेस होते हैं हर साल जो वो इंट्रोड्यूस करता है। ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आरबीआई देखता है। क्यों? क्योंकि आरबीआई क्या करता है, आरबीआई जो है बैंकर्स ऑफ बैंक कहलाता है इंडिया का। ठीक है, और बैंकर्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहलाता है। ठीक है, और वो क्या करता है, वो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है और इंस्ट्रक्ट करता है और डायरेक्ट करता है क्या, जो हमारे मतलब कि क्या कहते हैं करेंसी सिस्टम जो हमारे यहाँ पे है उसको क्या कहते हैं पूरी तरह से मैनेज करता है, फाइनेंशियल सिस्टम को पूरा मतलब स्ट्रेंथन करता है। और जो सेंट्रल कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो उनके वो जो है क्या कहते हैं आपका शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है वो आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत रन होता है। आरबीआई वो आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1934 के तहत रन होता है इंडिया के अंदर। ये सारी चीज़ें बता दी थी इसके अंदर। और भी कोई चीज़ बचा हुआ है जो मतलब कि रह गया था, तो उसके लिए बाकी फिर वीडियो देखने की पड़ेगी, वीडियो में और डिटेलिंग में सारी चीज़ें मिल जाएगी। उसके बाद अगर आगे बढ़े हम, तो बैंकिंग के अंदर देखिए बैंकिंग में फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। पहले कह रहे हैं कि इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है एक्सेप्ट करना डिपॉजिट को और लोन प्रोवाइड करना। देखो आरबीआई जो है वो लोन्स देता है, किसको लोन देता है, चाहे वो क्या कहते हैं आपका जो है रेपो रेट के अकॉर्डिंग दे। ठीक है, ये चाहे क्या कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत दे, या बैंक रेट से क्या कहते हैं इसका लोन प्रोवाइड करे। ये क्या करते हैं लोन्स लेकर जो है, ये लोन लेकर किसको देते हैं, ये कस्टमर्स को देते हैं लोन, और उससे जो है इंटरेस्ट कमाते हैं, ये इनकी इनकम होती है। सिर्फ यही काम नहीं करते बल्कि और भी काम होता है। दूसरा काम क्या करते हैं, दूसरा काम ये लोग करते हैं एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स, जिससे कि कस्टमर का पैसा सिक्योर रहे। और इन सारे पैसों का इस्तेमाल करके ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, और वहाँ से फिर इनकम जनरेट होती है बैंक्स की। और ऐसे करके जो है हमारा पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो चल रहा होता है। क्या कहते हैं, अब देखिए किसी भी देश के अंदर भाई इकोनॉमी के अंदर बैंकिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि भाई पैसा नहीं होगा तो इकोनॉमी कैसे, जब पैसा ही नहीं है तो इकोनॉमी थोड़ा होगी। और पैसा अगर है तो उसका मैनेजमेंट सही से होना ज़रूरी है, और मैनेजमेंट कौन करता है, दैट इज़ बैंक। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए बैंकिंग के बारे में। अब चलिए इस चैप्टर को देखते हैं क्या है। इसमें एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और प्रोवाइडिंग लोन करना ये काम है। पहले देखो बैंकिंग के जो बैंक्स जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी दो मेगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी होती है, पहली बात तो ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से जो है ऑपरेट होते हैं। इनकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक प्राइमरी होती है एक सेकेंडरी। प्राइमरी में तो एक्सेप्ट करना डिपॉजिट्स को और क्या कहते हैं लोन प्रोवाइड करना, प्रोवाइडिंग लोन्स। ठीक है, सेकेंडरी में इनका क्या है, कलेक्शन एंड पेमेंट करना, किसका, जैसे क्या कहते हैं चेक्स का, बिल का। आप बैंक के थ्रू ही तो करवाते हैं ना सारा का सारा। आपने बैंक को पैसा दिया हुआ है, कभी बीच में ज़रूरत पड़ गई तो चेक के माध्यम से आप पैसा निकलवाते हैं। कभी कोई बिल भरवाना है तो बैंक आपके बिहाफ में पैसे पे कर देता है। ये सारी चीज़ें, कोई सिक्योरिटी आपको ख़रीदनी है, अच्छा कैपिटल मार्केट के अंदर भी क्या कहते हैं जो सिक्योरिटी का जो आदान प्रदान होता है उसके लिए पैसा तो कहीं ना कहीं चाहिए, पैसे का काम सारा का सारा बैंक्स ही करती हैं। ठीक है, उसका रेमिटेंस ऑफ मनी, कोई बाहर से क्या कहते हैं मतलब पैसा भेज रहा है तो कहाँ भेजेगा, वो बैंक में ही तो भेजेगा, और बैंक फिर उसको फर्दर जो है यहाँ जिसको चाहिए होगा उसको प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि भाई परचेज एंड सेल करती है फॉरेन एक्सचेंज का, बाहर देशों के जो फॉरेक्स जो लेके आता है कमा के, और उसको जो है क्या कहते हैं परचेज़ करने का काम बैंक्स करती हैं। एक्टिंग करते हैं एज ए एग्जीक्यूटर या ट्रस्टीज विल का, जितने भी विल बनते हैं वो बैंक क्या कहते हैं उसको अपने पास सिक्योर करके रखता है। आपको पता है क्या कहते हैं बैंक के पास अपने लॉकर्स होते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं अंडर राइट करता है शेयर्स को, शेयर्स की अंडर राइटिंग करना, कि भाई कोई भी कंपनी जब अपना आईपीओ लेके आती है या एफपीओ लेके आती है तो बैंक्स मर्चेंट बैंकर का रोल प्ले करते हैं, सारा का सारा पैसा उनके अकाउंट में जाता है,
पता होगा एस्क्रो अकाउंट, ये सारी चीज़ें जो है, दैट इज़ ऑल। उसके बाद क्या कहते हैं आपका जो है लॉकर्स फैसिलिटी, जैसा मैंने बताया, ट्रैवलर्स चेक और लेटर ऑफ क्रेडिट ये सब इशू करना, ये सारा का सारा काम सेकेंडरी में आ जाता है। बट मेन काम उनका क्या है, प्रोवाइडिंग, एक्सेप्ट करना डिपॉजिट और प्रोवाइड करना लोन को। ठीक है, बैंकिंग की बात करें तो हमारे इंडिया में सबसे पहला जो बैंक इस्टेब्लिश हुआ था वो अंग्रेज़ों ने स्टार्ट किया था 1770 में, जिसको हम कहते हैं बैंक ऑफ हिंदुस्तान। हालांकि ये ज़्यादा चल नहीं पाया था, बाद में बंद हो गया था। बाद में जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1776, कुछ लोग 1786 कहते हैं, तो बैंक जनरल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भी इस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद क्या कहते हैं आपका जो है 1805 में जो है 1805 में 1840 में 1806 में सॉरी 1806 में 1840 में और 1800 आपका 96 समथिंग में क्या कहते हैं आपका जो है बॉम्बे, क्या कहते हैं पहले बंगाल में, फिर बॉम्बे में, फिर मद्रास में, और बाद में जो है इन्हीं को 1955 में क्लब करके बना दिया गया था एसबीआई। तो ये दिस इज़ द एसबीआई शेड्यूल, क्या कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बाद में फिर अभी इंडिया के पास खैर अभी बहुत सारे बैंक्स हैं, लेकिन मेनली ऐसे करके पहला प्रोसेस चला था। तो 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1786 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया, उसका 1806 में आपका जो है बैंक ऑफ कलकत्ता या बंगाल, उसका बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, 1896 अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से बैंक ऑफ मद्रास, उनको क्लब करके 1955 में फाइनली क्या कर दिया गया आपका जो है शेड्यूल का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। अगर देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है फंक्शंस जो देखते हैं कमर्शियल बैंक का क्या है, परचेज़ करना, सेल करना शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, ठीक है सही बात है। एक्टिंग करना एज एन एग्जीक्यूटर और ट्रस्टी ऑफ विल, सही बात है बिल्कुल करता है। उसका मेन फंक्शन होता है बैंकिंग सिस्टम, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। एक्सेप्ट डिपॉजिट और प्रोवाइड क्रेडिट से कहीं ज़्यादा ऊपर होता है एक्सेप्ट करना डिपॉजिट को और सब्सिडीज़ को, ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ अ कमर्शियल बैंक इन इंडिया। तो जो डिपॉजिट्स बैंक ने एक्सेप्ट किया हुआ है, ध्यान रखना वो बैंक्स की एसेट्स नहीं है बल्कि उसकी वो लाइबिलिटी है। तो यहाँ पर जो सही बात मतलब जो गलत यहाँ पे दे रखा है वो क्या, डिपॉजिट्स बैंक का एसेट नहीं है। उसके बाद क्या है, उसके बाद कह रहा है कि डिपॉजिट्स इन बैंक। अब कैसे डिपॉजिट, देखिए दो तरह से डिमांड डिपॉजिट होता है, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड करंट अकाउंट में जब आप डिपॉजिट करते हैं, ठीक है ना, आर कोल्ड डिमांड डिपॉजिट, कि आप जब डिमांड करेंगे आपको वो वापस भी चाहिए होगा, ठीक है ना। एज डिपॉजिटर कैन विड्रॉ मनी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो सेविंग अकाउंट में और करंट अकाउंट में जो पैसा होता है हम जब मर्जी उसे निकलवा सकते हैं। टर्म डिपॉजिट में क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स आर कोल्ड टर्म डिपॉजिट। एज डिपॉजिटर्स कैन विड्रॉ मनी आफ्टर सर्टन पीरियड, इसको एक सर्टन पीरियड के बाद ही आप इसे विड्रॉ कर सकते हैं, वरना ये निकल नहीं सकता है। टर्म डिपॉजिट है, एक टर्म के लिए जो आपके पास गया हुआ है, ठीक है ना, मतलब कि बैंक को आपने दिया हुआ है, वो एक टर्म के बाद ही आपको वापस भेजेगा, वो देगा वो पैसा, ठीक है। उसके बाद डी आई सी जी सी क्या हो गया, डी आई सी जी सी मतलब द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ सेट अप डिपॉजिट इंश्योरेंस, डिपॉजिट का इंश्योरेंस एंड क्रेडिट का गारंटी कॉर्पोरेशन। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल डिपॉजिटर्स, जो स्मॉल डिपॉजिटर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको बनाया था। अगर कोई बैंक जो फेल कर जाता है उस टाइम पे डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो है ना आपके पैसे को लौटाने का वादा करता है। डी आई सी जी सी प्रोवाइड्स इंश्योरेंस कवर टू ऑल बैंक्स डिपॉजिटर्स। जितने भी बैंक के डिपॉजिटर्स होते हैं उनको जो है ये क्या करता है, इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करता है, जब अप टू 1 लाख रुपीज़ पर डिपॉजिटर पर बैंक, 1 लाख रुपये तक का डिपॉजिट क्या कहते हैं मतलब ये प्रोवाइड करता है। जी आई जी आई डी आई सी जी सी ध्यान रखेंगे। उसका कह रहा है कि लिक्विडिटी ऑर्डर, करेंसी डिमांड डिपॉजिट्स और क्या कहते हैं इन बैंक्स, सेविंग्स डिपॉजिट्स इन बैंक्स, टर्म डिपॉजिट्स इन बैंक्स। तो ये कह रहा है कि इसके अंदर आपको क्या करना है, करेक्ट सीक्वेंस पे लगाना है इसको, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले कौन फिर कौन। तो सबसे पहली बात क्या देखेंगे कि भाई डिमांड डिपॉजिट्स इन बैंक्स, सेविंग डिपॉजिट्स इन बैंक, टर्म डिपॉजिट्स इन बैंक। सबसे पहले तो आपका आएगा दूसरा, नहीं चौथा, टर्म डिपॉजिट्स। फिर उसके बाद आपका आएगा पहला करेंसी, फिर उसके बाद क्या कहते हैं आपका तीसरा सेविंग डिपॉजिट्स अपने पास रखता है, फिर डिमांड डिपॉजिट्स अपने पास रखता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बैंक रन। बैंक रन क्या है, बैंक रन जब कभी कोई अफवाह उड़ जाती है, लगता है कि भाई बैंक इंसॉल्वेंट होने वाली है और ऐसा होता नहीं है, लेकिन बैंक से लोग पैसा निकालना फटाफट स्टार्ट कर देते हैं और वो सिचुएशन क्रिएट कर देती है फिर बैंक को क्या कहते हैं इंसॉल्वेंसी में, तो वो बैंक रन कहलाता है। इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, RBI हैज़ deregulated द इंटरेस्ट रेट्स ऑन एडवांसेस सेंशनड बाय शेड्यूल कमर्शियल बैंक। तो कह रहे हैं RBI ने डीरेगुलेट कर दिया है जो इंटरेस्ट रेट है ऑन एडवांस सेंशन, जो एडवांस देती है क्या कहते हैं मतलब RBI अपने कस्टमर्स को, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लगाना चाहिए। पहले ये RBI रेगुलेट करता था, लेकिन अब RBI इसने रेगुलेशंस के ऊपर हटा लिया है। अब बैंक डिसाइड कर सकता है कि किसी को अगर वो एडवांस पैसा दे रहा है तो उसमें वो कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकता है, ये बैंक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। लेकिन रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं RRB हैं उसके अंदर ये सब चीज़ें नहीं है। RRB में अभी भी RBI डिसाइड करता है कि आप कितना दे सकते हैं लेकिन इंटरेस्ट। एज पर दीज डायरेक्शंस द बैंक प्रेस्क्राइब
अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ऑन इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांसेस ड्यूली अप्रूव्ड बाय देयर बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स। तो हमने देखा कि क्या कहते हैं, मतलब कि अभी तक क्या देखा कि जो बैंक्स हैं अ, वो कैसे कैसे क्या कहते हैं, कौन कौन सा काम करता है। एससीबी, ठीक है ना। क्या कहते हैं, बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949 प्लस दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है ना। 1770 में पहला बना। उसके बाद 1786 बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1786 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद जो है आपका जो है क्या कहते हैं, मतलब कि 1955 में क्या कहते हैं, एसबीआई कह सकते हो, सिंपल सी बात, मर्ज करके, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं आपका जो है उसके बाद जो है क्या कहते हैं आपका, दैट इज़ फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग रेट। क्या होता है फिक्स्ड रेट, मतलब जो फिक्स रेट होता है कोई बदलता नहीं, फ्लोटिंग रेट जो बदलते रहते हैं बीच बीच में। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ द बैंक, ये क्या होता है, जब कोई क्या कहते हैं 90 डेज़ तक क्या कहते हैं आपका जो है, मतलब कि इंटरेस्ट नहीं भरता, तो वो क्या कहते हैं, मतलब कि आपका जो है क्या हो जाता है, मतलब कि एनपीए के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वो ऐसे नहीं होता, उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले इसमें तीन, एनपीए में भी तीन टाइप होते हैं। इसमें होता है एक आपका होता है क्या कहते हैं 90 डेज़ और मोर तक अगर बंदे ने पैसा नहीं दिया, देखो लिखा हुआ ना, एन asset becomes a non performing asset when it ceases to generate income for the bank when a loan were interest installment or principal remains are overdue। तो भाई इंटरेस्ट ओवरड्यू है, इंटरेस्ट क्या है, ओवरड्यू है, ओवरड्यू हो गया 90 डेज़ के लिए, ठीक है ना। तो एनपी हैज़ बीन ग्रोइंग इन द पब्लिक सेक्टर। इसके लिए कैटेगराइजेशन, एनपीए का कैटेगराइजेशन तीन पार्ट में होता है, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है, जिसको हम कहते हैं सब स्टैंडर्ड, क्या कहते हैं क्या कहते हैं आपका जो है एसेट्स, सब स्टैंडर्ड एसेट हो गया पहला। दूसरा हो गया डाउटफुल एसेट्स, और तीसरा हो गया आपका लॉस, क्या कहते हैं लॉस एसेट्स। पहला क्या सब स्टैंडर्ड, क्या है, सब स्टैंडर्ड एसेट वुड बी वंस विच हैज़ रिमेंड एनपीए फॉर पीरियड ऑफ इक्वल टू 12 मंथ्स। 12 मंथ्स क्या कहते हैं उसके, इससे क्या कहते हैं, मतलब कि ज़्यादा के लिए प्लस या बराबर, उससे ज़्यादा हो गया तो समझ लो सब स्टैंडर्ड में आ गया। एन एसेट वुड बी क्लासिफाइड डाउटफुल इफ इट इज हैज़ रिमेंड इन द सब स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स लेस देन, सॉरी क्या कहते हैं, लेस देन, अगर 12 महीने से कम है, ठीक है, कम है अगर ये क्या कहते हैं कम है, सॉरी हाँ। और अगर क्या कहते हैं 12 महीने से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, 12 महीने से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो क्या कहते हैं इसका मतलब ये डी है। और उसके बाद क्या कहते हैं, लॉस इज़ वन हुज लोन हैज़ बिन आइडेंटिफाइड बाय द बैंक और इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर और द आरबीआई इंस्पेक्शन। ऑडिट के बाद पता लगा कि नहीं अब ये पैसा नहीं आ सकता, तो फिर ये आपका लॉस एसेट्स में चला जाता है, एनपीए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ के बारे में। उसके बाद क्या कहते हैं आपका जो है हम्म, और ये बैंक ये इसके ऊपर ये जो क्या कहते हैं पूरी की पूरी चीज़ है, इसको आरबीआई क्या कहते हैं बताता है, कि आरबीआई कहता है कि दो तरह के आपके लोन है, एक परफॉर्मिंग एसेट्स और एक आपकी एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये आपको लिस्ट बनानी पड़ती है हर शेड्यूल कमर्शियल बैंक को, ऐसा कहा गया है, ठीक है। उसका इनकम रिकॉजिनेशन, इनकम फ्रॉम नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड ऑन एक्रूअल बेसिस बट इज़ लुक्ड एज इनकम ओनली व्हेन इट इज़ एक्चुअली रिसीव। तो इसको जो है क्या कहते हैं, मतलब इनकम तभी माना जाता है जब ये रिसीव होता है, वरना नहीं माना जाता, ठीक है ना। एक्रूअल क्या कहते हैं, इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता एक्रूअल बेसिस पे कि एक्रू हो गया है, आने वाला है, जब आ जाए तभी माना जाता है, ठीक है ना। अभी ये इनकम रिकॉजिनेशन की कैटेगरी में नहीं आता। उसका एनपीए रिलेशन विद जीडीपी, एनपीए ग्रोथ इज़ इनवर्सली रिलेटेड टू द जीडीपी ग्रोथ। डिक्लाइन इन जीडीपी ग्रोथ लेट्स टू राइज इन जीडीपी एनपीए ग्रोथ। अगर एनपीए जो है वो बढ़ता है तो जीडीपी जो है हमारा वो घटता है, ठीक है। एनपीए डिक्लाइन इन वैल्यू व्हेन डिमांड रिवाइव्स इन द इकोनॉमी। वैसे बात है, एनपीए अपना बढ़ना स्टार्ट, क्या कहते हैं घटना स्टार्ट हो जाता है अगर डिमांड जो है वो रिवाइव हो जाती है इकोनॉमी के अंदर। उसके बाद जो है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर इंक्रीज हो जाता है तो भी, और क्या कहते हैं तीसरा है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थ्रो सब्सटेंटिव, और क्या कहते हैं इज येट सब ऑप्टिमल, इन केसेस में हो जाता है। उसका हेयर कट इन बैंकिंग, हेयर कट क्या है, जैसे किसी पे 10 लाख रुपए का लोन है, उसमें 10 में से 4 लाख दे दिए, बाकी जो 6 बच गए हैं तो वो बाद में देगा, तो 4 लाख जो दे दिए वो हेयर कट है, एटलीस्ट इतना तो आ गया द एक्चुअल। जितना पैसा उसका बचा हुआ है वो हेयर कट है। उसके बाद प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ये क्या है कि आपको मतलब कि जैसे वही वाली बात है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का मतलब हो गया बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू लैंड 40% ऑफ देयर लोन टू द प्रायोरिटी सेक्टर। बैंक्स के अपने 40% जो उसका लोन होता है ना, वो लोन जो है उसको देना पड़ता है किसको, प्रायोरिटी सेक्टर्स को। ये गवर्नमेंट की रेगुलेशन है, अब प्राइवेटी सेक्टर को देना पड़ता है, ठीक है ना। अब ये कौन से होते हैं, एग्रीकल्चर हो गया, फार्म क्रेडिट हो गया, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना, इन सब चीज़ों में, एक्सपोर्ट क्रेडिट हो गया, एजुकेशन हो गया, इस तरह की चीज़ों में प्राइवेटी सेक्टर लैंडिंग
are a mechanism to enable banks to achieve the priority sector lending target by purchase of these instruments in the event of shortfall. This also incentivize surplus bank as it allows to then sell them exchange. तो कुल मिला के प्राइवेटी सेक्टर के लिए 40% बैंक को रखना पड़ता है पैसा, ध्यान रखना ये चीज़ें। उसके बाद कह रहा है एग्रीकल्चर क्रेडिट टू फार्मर्स। तो ये सब चीज़ें वहीं बता रखा है कि इनको दे रखा है। कैश क्रेडिट फैसिलिटीज़, कैश क्रेडिट फैसिलिटी इज़ गारंटेड टू द कस्टमर टू ब्रिज वर्किंग कैपिटल। अब कैश क्रेडिट फैसिलिटी क्या है कि भाई कैश क्रेडिट फैसिलिटी ब्रिज द गैप ऑफ वर्किंग कैपिटल। भाई कभी कभी क्या कहते ख़त्म हो जाता है वर्किंग कैपिटल, तो उसमें प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, वर्किंग कैपिटल। तो ये चीज़ें। उसके बाद जो है उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब कि भाई अगर किसी को पैसे की ज़रूरत है तो वो एक्स्ट्रा भी निकाल सकता है, बैंक इतना देता है अपने रिलायबल कस्टमर्स को, ये फैसिलिटी देता है, ठीक है ना। ओके। ओके उसके बाद कह रहा है कि नो योर कस्टमर गाइडलाइंस। नो योर कस्टमर गाइडलाइंस, यू नो दैट नो योर कस्टमर गाइडलाइन, नो योर कस्टमर गाइडलाइंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच बैंक ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंटिटी एंड एड्रेस ऑफ द कस्टमर। ये सारी चीज़ें जैसे कि बैंक के इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ ना हो, ठीक है ना। इसमें 6 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं? आपका जो है पहली बात तो पासपोर्ट हो गया, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है ना, वोटर आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, उसके बाद पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया। आधार कार्ड इज़ एक्सेप्टेबल, ध्यान रखेंगे। और नरेगा जॉब कार्ड, नरेगा का जॉब कार्ड है अगर आपके पास तो भी क्या कहते हैं आपको अलाउ कर दिया जाएगा। एंड इफ़ these documents are also contain your email address then it would be also accepted as proof of address. If these documents also contain your address details then it would also be accepted as proof of address. प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पे जो इसे रखा जाता है, ठीक है ना। आउट ऑफ 6 ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स पैन कार्ड सर्व्स ओनली एज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। उसके बाद क्या है रीजनल रूरल बैंक। अब ये क्या चीज़ है रीजनल रूरल बैंक? रीजनल रूरल बैंक जिसे कहते हैं आरआरबी बैंक्स, ठीक है। ये जो है क्या कहते हैं वर एस्टेब्लिश इन 1975, 1975 में इसे लाया गया था, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ द ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड ऑन 26 सितंबर 1975 एंड फॉलोड बाय रीजनल रूरल बैंक 1976, ठीक है, 1976 में जो है ये आया, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलप करना रूरल क्या कहते हैं इकोनॉमी को एंड क्रिएट सप्लीमेंट्री चैनल टू कॉर्पोरेट क्रेडिट स्ट्रक्चर विद अ व्यू टू इनलार्ज इंस्टीट्यूशन क्रेडिट फॉर द स्टेट फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो कुल मिला के जो है आपका जो है रूरल इकोनॉमी को जो है स्ट्रेंथन करने के लिए लाया गया था ये। उसके बाद कह रहा है क्या? उसके बाद कह रहा है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट और द बैंक विच हैड स्पॉन्सर्ड आरआरबी कॉन्ट्रीब्यूट टू द शेयर कैपिटल ऑफ आरआरबी इन प्रोपोर्शन 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, 15% जो है वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट देता है, और 15% जो है 35% बैंक खुद लगाती है। द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ आरबी इज़ लिमिटेड इज नोटिफाइड फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स इन स्टेट। हर जगह पे नहीं, जहाँ जहाँ पे नोटिफाई कर रखा होगा वहाँ पे ये काम करेगी। दैन उसके आरआरबी मोबिलाइज डिपॉजिट्स प्राइमरली टू रूरल सेमी अर्बन रूरल्स इन एरिया में क्या कहते करती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कह रहा है कि आरआरबी, उसमें कह रहा है द बेसिक एम ऑफ सेलिंग अप टू आरआरबी इज टू डेवलप रूरल इकोनॉमी, सही बात है। स्पेसिफिक रीजन, सही बात है। और आरबीआई स्पॉन्सर बाय कमर्शियल बैंक्स, ये भी सही बात है, ठीक है। बैंक्स भी इसे स्पॉन्सर करती है। एंड द बैंक मतलब बैंक भी स्पॉन्सर करती है। उसका नाबार्ड है आपका, ठीक है। नाबार्ड नेशनल क्या कहते हैं बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ओके। तो ये कह रहा है कि ये इस्टेब्लिश हुआ था आपका 1982 में, 1982 में आपका रीजनल रूरल बैंक के बस 7 साल बाद, ठीक है ना। उसके बाद जो है क्या कहते हैं अंडर द क्या कहते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट, नाबार्ड एक्ट 1981 के तहत, नाबार्ड एक्ट 1991, ठीक है, के तहत ये क्या कर रहा है फुल्ली ऑन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद अपेक्स इंस्टीट्यूशन है एग्रीकल्चर क्या कहते हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ओन्ड बाय
ठीक है। उसके बाद क्या है, इट आल्सो प्रोवाइड्स फ्री फाइनेंसिंग फैसिलिटी टू रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स को भी ये जो है क्या कहते हैं फाइनेंस करती है, और साथ में कोऑपरेटिव बैंक्स और कमर्शियल बैंक्स को भी ये क्या कहते हैं मतलब कि जो है प्रमोट करती है। विच बैंक इज़ लिमिटेड टू नीड्स ऑफ द रूरल एग्रीकल्चर। ओके। उसके बाद लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, आप देख सकते हैं कि कौन से बैंक्स हैं। ये बैंक्स वो बैंक्स हैं जो एक कहते हैं कि ना एक स्पेसिफिक सेक्टर के लिए काम कर रही हैं। रीजनल आरआरबी और नाबार्ड जो है वो आपका क्या कहते हैं रूरल के लिए काम कर रही है, और लैंड डेवलपमेंट बैंक लैंड्स के लिए काम कर रही है। दे प्रोवाइड लॉन्ग टर्म क्रेडिट फैसिलिटी टू फार्मर्स ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये भी क्या कहते हैं आपका फार्मर्स को जो है देती है, ठीक है ना, फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, टू फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है, उसके लिए प्रोवाइड किया जाता है। द मेन पर्पस आर टेकन फॉर फाइनेंसिंग एज क्रिएशन ऑफ द वेरियस रिसोर्स इरीगेशन फार्म मैकेनाइजेशन वेरियस कंपोनेंट, इस तरह की चीज़ों के लिए। इन व्यू ऑफ ब्रॉडर और रोल ऑफ एलबीज दे आर नोन एज स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल बैंक। ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं आपका जो है स्मॉल इंडस्ट्री, सिडबी हो गया आपका, सिडबी, सिडबी क्या कहते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी हो गया आपका जो है क्या कहते हैं। सिडबी वॉज एस्टैब्लिश इन 1980, नो 1990, 1990 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। होली ओन्ड सब्सिडरी है ये, होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, होली ओन्ड सब्सी सब्सी होली होली ओन्ड ऑफ आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि क्या कहते हैं इट एक्ट्स एज ए प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन ऑफ फाइनेंसिंग डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल, ठीक है ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम, ठीक है ना, मीडियम इंटरप्राइजेस। उसके बाद क्या कहते हैं आपका जो है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को हेल्प करती है, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहते हैं द शेयर्स ऑफ द सिडबी आर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and 29 other institutions, public sector banks, insurance companies owned and controlled by the government, central government. Government of India has established fund of for startups को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंट में इस्टेब्लिश किया है फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स, क्या कहते हैं 10,000 करोड़ के साथ, टू मीट द फंडिंग नीड्स ऑफ द स्टार्टअप्स। DPIIT इज़ द मॉनिटरिंग एजेंसी एंड CDB इज़ द ऑपरेटिंग एजेंसी। ठीक है। स्टार्टअप के लिए भी 10,000 करोड़ रुपये दिए हैं, इसको ध्यान रखना। उसके बाद आ गया मुद्रा बैंक। अब कौन है मुद्रा बैंक? मुद्रा बैंक कुछ नहीं है, मुद्रा बैंक बेसिकली एक स्कीम है, ठीक है। वो क्या करती है, द यूनियन बजट प्रेजेंटेड फाइनेंशियल ईयर 15-16 अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ मुद्रा बैंक। इट इज़ रजिस्टर्ड इन द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहते हैं एंड NBFC विद द RBI, ठीक है, एक NBFC के तौर पे RBI के साथ रजिस्टर्ड और कंपनीज एक्ट के तहत कंपनीज एक्ट में, ठीक है। उसका मुद्रा हैज़ बीन इनिशियली फॉर्म्ड एज अ होली और सब्सिडी ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज। ये पहले सिडबी का क्या कहते हैं सब्सिडी था, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन बाद में शायद मेरे को लगता है अब ये गवर्नमेंट ने ले लिया है। उसके बाद क्या कहते हैं मुद्रा, हाँ ठीक है, सिडबी क्या करते, ये क्या कहते हैं सारे के सारे मुद्रा योजना के तहत जो मतलब कि जो लोग कैपेबल होते हैं उनको क्या कहते हैं मतलब कि PNB, ABI और SBI इनकी क्या कहते हैं रिपोर्ट जो है भेज देता है सिडबी को। सिडबी फिर इन्हें पैसा देता है और ये लोग लोन के रूप में प्रोवाइड कर देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया IDBI को पैसा देता है, IDBI जो है सिडबी को पैसा देता है, सिडबी मुद्रा क्या कहते हैं स्कीम के तहत दो को पैसा प्रोवाइड करवाता है। मुद्रा लोन जो है वो किस तरह से है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एक मिनट। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। वो का नीर हो युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। ओके। अब मुद्रा योजना के अंदर 3 तरह के क्या कहते हैं मतलब कि जो है इसके अंदर अंडर द एजेस ऑफ द प्रधानमंत्री योजना हैज़ क्रिएटेड 3 प्रोडक्ट्स। पहला कौन कौन सा होता है, पहला होता है शिशु, दूसरा होता है किशोर, ठीक है, किशोर, और तीसरा होता है आपका तरुण। 3 तरीके से इसके अंदर लोन दिए जाते हैं। अगर 50,000 रुपये का लोन है तो आप शिशु क्या कहते हैं मुद्रा योजना में अप्लाई कर सकते हैं। अगर 50,000 से लेकर 50 से लेकर और क्या कहते हैं 5 लाख के बीच में है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और 5 से लेकर जो है आपका 10 लाख के बीच में है तो आप तरुण में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। शिशु, किशोर एंड तरुण टू सिग्निफाई द stage of growth, development, funding needs of the beneficiary, micro unit and entrepreneur. Loans under this scheme are collateral free loans। अच्छा, इसमें कोई collateral नहीं देना पड़ता,
सबसे बड़ी चीज़ ये है, बिना किसी सिक्योरिटी के क्या कहते हैं प्रोवाइड किया जाता है, कोलेट्रल फ्री। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, मुद्रा योजना के तहत टारगेट क्लाइंट्स जो है नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस सेगमेंट्स हैं, कंप्राइजिंग ऑफ मिलियंस ऑफ प्रॉपर्टी राइटर्स, पार्टनरशिप फॉर्म्स, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गए, सर्विस सेक्टर यूनिट्स हो गए, शॉपकीपर्स हो गए, फ्रूट्स वेजिटेबल वेंडर्स, ट्रक ऑपरेटर्स, फूड सर्विस क्या कहते हैं यूनिट्स हो गए, रिपेयर शॉप्स, मशीन ऑपरेटर्स, स्मॉल इंडस्ट्रीज, आर्टिसंस, फूड प्रोसेसर एंड क्या कहते हैं इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज। ये सारे के सारे इसके अंदर जो है दैट इज़ टारगेट क्लाइंट्स हैं। उसके बाद दिखा रखा है कि एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं, ठीक है, एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे कह रहा है एसबीआई के बारे में। एसबीआई बताया था 1955 में जो है ये आरबीआई एक्वायर्ड कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑफ इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना, परसुएंट टू द प्रोविजन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में से क्या कहते हैं मतलब कि जो है इंडिया ने क्या कहते हैं मतलब अपने में मर्ज कर लिया था। देन क्या कहते हैं अभी केम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है एसोसिएट है बीकानेर और जयपुर, उसका हैदराबाद, मैसूर, पटियाला, त्रावणकोर स्टेट बैंक से। एसबीआई एसोसिएट विद द भारतीय महिला बैंक, इसको मर्ज कर दिया गया बाद में 2017 में। उसके बाद 6 कमर्शियल बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था 1980 में। ठीक है, ये भी देखा होगा एसबीआई के अंदर मेट्रो में देखा तो अगर। ठीक है ना, उसके बाद कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, यार 6 यहाँ पे है, 14 का लिस्ट कहाँ पे फिर, पांडुओं जिसका भी की कल्पना तुम कर दो। ठीक है, ओके। इसमें 6 बैंक को 1980 में मिलाया गया था, नेशनलाइज किया गया था। आंध्र बैंक को किया गया था, कॉर्पोरेशन बैंक को न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड विजय बैंक। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक एक्वायर्ड न्यू बैंक ऑफ इंडिया इन 1993। ठीक है, कह रहा है कि क्या कहते हैं पंजाब बैंक नेशनल बैंक एक्वायर्ड किया न्यू बैंक ऑफ इंडिया 1993 में। ठीक है, उसके बाद विजय बैंक एंड देना बैंक मर्ज विद बैंक ऑफ बड़ौदा इन क्या कहते हैं 2019 में इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, विजय बैंक और देना बैंक को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बैंक्स इज़ नॉट नेशनलाइज बैंक। तो आपका जो है फेडरल बैंक जो है वो नेशनलाइज नहीं है शायद। ठीक है ना, इसमें तो है ही नहीं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है 1900 क्या कहते हैं मर्जर ऑफ 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, बाद में 10 को और मर्ज कर दिया गया। ठीक है ना, प्लान टू मर्ज 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स इनटू 4, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ स्टेट्स ऑन्ड बैंक्स फ्रॉम 18 to 12। स्टेट ओन्ड बैंक्स में 18 का नंबर 12 पे जा चुका है, 10 बैंक को मिलाकर जो है 4 में बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया है। इन अ बिड टू क्रिएट नेक्स्ट जनरेशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद स्ट्रॉन्गर बैलेंस शीट एंड बिगर रिस्क एपेटाइट, पीएनबी विल टेक ओवर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ओबीसी and United Banks of India UBI and become the country's largest lender after the State Bank of India in terms of business। तो BNB जो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा बैंक बन गया इंडिया का। ठीक है, उसने हाल ही में ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया को और आपका जो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को जो है UBI को अपने में मर्ज किया। कैनरा बैंक विल सबस्यूम सिंडिकेट बैंक, आंध्र बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक विल मर्ज विद द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड इलाहाबाद बैंक विल बिकम अ पार्ट ऑफ द इंडियन बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद आपका आता है दैट इज़ क्या कहते हैं एक्जिम। एक्जिम जो है 1982 में इस्टेब्लिश हुआ था एक्सिम। ठीक है, एसबीआई 1955। उसके बाद एक्सिम जो है आपकी 1982। ठीक, ध्यान रखना। इसका प्रीमियर एक्सपोर्ट क्या कहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक्सपोर्ट के मामले में क्या कहते हैं ये आपको हमेशा हेल्प करेगा, कभी कोई एक्सपोर्ट करना हो तो यहाँ से फाइनेंसिंग कर सकते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, ये जो है एक नई सर्विसेज जो है बैंक से स्टार्ट कर रही है कि फैसिलिटेट करती है पेमेंट ऑफ चार्जेस टू यूटिलिटी सर्विसेज सच एज इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, जो आप ये पेटीएम वेटीएम करते हैं इसी के थ्रू किया जाता है शायद, आई थिंक। हाँ चलो देखते भी। इंश्योरेंस प्रीमियम लोन इंस्टॉलमेंट्स डायरेक्टली बाय द डेबिट टू द कस्टमर्स अकाउंट विद द बैंक। द ECS क्रेडिट enables कंपनीज टू पे इंटरेस्ट डिविडेंड टू लार्ज नंबर। किसी को इंटरेस्ट पे करना हो, डिविडेंड पे करना हो लार्ज नंबर में, तो उसके लिए जो है ECS काफ़ी बढ़िया है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। ECS डेबिट फैसिलिटेट्स द पेमेंट ऑफ चार्जेस टू यूटिलिटी सर्विस सच एज इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम, लोन इंस्टॉलमेंट्स डायरेक्टली बाय डेबिट टू द कस्टमर्स अकाउंट विद द बैंक। उसके बाद रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट देखिए RTGS, ये जो है मतलब कि आपका रियल टाइम पे आपका पैसा जो है भेज देता है। मिनिमम अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड, कम से कम 2 लाख रुपए का अमाउंट होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें, और अपर सीलिंग कुछ भी नहीं है। उसके बाद नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम नेफ्ट हो गया। ये ऑपरेट करता है इन आर्ली बैचेस। द सेटलमेंट टेक्स प्लेस विद ऑल ट्रांजेक्शन्स
रिसीव टिल द पर्टिकुलर कट ऑफ टाइम। जब तो पुराना वाला ट्रांजेक्शन क्लियर नहीं होगा तो नया वाला नहीं होगा, बट ये भी एक अच्छा मीडियम है ट्रांसफ़र करने के लिए पैसे। एनी ट्रांजेक्शन इनिशिएटेड आफ्टर डेजिग्नेटेड सेटलमेंट टाइम वुड हैव टू वेट टिल द नेक्स्ट डेजिग्नेटेड सेटलमेंट टाइम। वही वाली बात, देयर इज़ नो टाइम लिमिट आइदर मिनिमम और मैक्सिमम ऑन द अमाउंट ऑफ फंड्स दैट कुड बी ट्रांसफर्ड यूजिंग NEFT। पेमेंट सिस्टम ऑपरेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कहते हैं, मतलब कि जो इसका अथॉरिटी है, रेगुलेटर है। एज अ रिजल्ट डिटेल पेमेंट सिस्टम इज़ अवेलेबल फॉर कस्टमर्स फ्रॉम 8 AM to 7 PM ऑन द ऑल वर्किंग डेज ऑफ द वीक। उसके बाद क्या कहते हैं, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जो है आपका ये क्या है कि बेसिकली इज़ नेटवर्किंग ऑफ ब्रांचेस विच enables customers to operate their accounts and avail services from any CBS branch of bank regardless of where he maintains his account. The customer is no more of the customer of branch। कुल मिला के जो ब्रांच लेस क्या कहते हैं, मतलब कि जो है आपका सिस्टम बना रहे हैं हम लोग आपका जो है मतलब कि ट्रांजेक्शन का, कि भाई आप किसी भी क्या कहते हैं, पहले क्या होता था जिस ब्रांच के अंदर आपने अकाउंट खोला हुआ है उसी ब्रांच से आप सॉल्यूशन ले सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप बस बैंक कॉमन होना चाहिए, ब्रांच चाहे कोई भी हो आप अपनी सर्विसेज ले सकते हैं, ठीक है ना, दैट इज़ ऑल। उसके बाद जो है आपका कस्टमर टू ऑपरेट देयर अकाउंट फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ द बैंक, सही बात है, क्या कहते हैं ऑन इट्स नेटवर्क रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे ओपन देयर अकाउंट्स और नॉट, ठीक है। उसके बाद NBFC देखते हैं कितना है अभी। ओके, NBFC क्या है, ये भी एक क्या कहते हैं कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। NBFC ये बेसिकली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का काम नहीं करती या पेमेंट लोन पेमेंट्स देने का काम नहीं करती, मतलब डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करते सकती, सॉरी क्या कहते हैं, बाकी लोन तो दे ही सकती है। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, इज़ अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 इंगेज इन द बिजनेस ऑफ द लोन्स एंड एडवांसेस एक्वाजिशन ऑफ शेयर्स स्टॉक बॉन्ड्स डिबेंचर सिक्योरिटी इशूड बाय द गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑफ द लाइक नेचर लीजिंग हायर परचेज इंश्योरेंस बिजनेस, सारे काम करती है। बस ये कि ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, ठीक है ना। ये काम सिर्फ शेड्यूल कमर्शियल बैंक का है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये नहीं कर सकती, ठीक है। उसके बाद जो है आपका NBFC do not form part of the payment and settlement system and cannot issue checks drawn itself, and deposit insurance facility of the deposit insurance credit guarantees corporation is not available to the deposits of NBFC। तो यहाँ पे मतलब आप जो है क्या कहते हैं, मतलब कि पैसे यहाँ पे डिपॉजिट नहीं कर सकते। RBI रेगुलेट एंड सुपरवाइज द NBFC। RBI इसका रेगुलेटर है। RBI हैज़ पावर टू कैंसिल सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ NBFC, ये भी इसके पास पावर होती है। तो कुल मिला के बैंक्स को आप दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। एक तरफ क्या कहते हैं, मतलब कि आपका जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक तरफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एक आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कंपनीज NBFC और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसमें क्या कहते हैं आपका शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स आ जाएंगे सारे के सारे, ठीक है ना। वो कंपनी सेक्ट से ऑपरेट होते हैं 1956 से, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से ऑपरेट होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं तुम्हारा विद रेफरेंस टू द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दे कैन नॉट एंगेज इन द एक्वाजिशन ऑफ सिक्योरिटीज issued by the government, they cannot accept demand deposits like savings। दूसरा वाला डिमांड डिपॉजिट नहीं कर सकते एक्सेप्ट, ठीक है। बैंक्स और क्या कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या डिफरेंस है कि द बैंक इंडल्जेस इन नंबर ऑफ एक्टिविटीज रिलेटिंग टू फाइनेंस विद द रेंज ऑफ कस्टमर वाइल NBFI इज मेनली कंसर्न विद द टर्म लोन नीड्स ऑफ अ लार्ज इंटरप्राइज। तो बड़े इंटरप्राइज को लोन प्रोवाइड करने का काम करती है NBFC। उसका ओम्बड्समैन क्या है, ये एक तरह की फैसिलिटी है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पे जाके जो है सोल्यूशन ले सकते हैं। इसमें सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो गए, रीजनल रूरल बैंक हो गया, शेड्यूल प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, सब इसके अंदर कवर होते हैं और उनके खिलाफ कोई भी केस कोई भी मैटर होता है तो हम यहाँ भेज सकते हैं। ये क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन अ बैंक एंड इट्स कस्टमर्स, ठीक है ना, द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के तहत। विद रेफरेंस टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग ओम्बड्समैन इन इंडिया विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट इसके अंदर क्या कहते हैं करेक्ट नहीं है। विद रेफरेंस टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग ओम्बड्समैन इन इंडिया which one of the following statement is not correct। with reference to the institution of banking ombudsman in India which one of the statement is not correct, तो कौन सा स्टेटमेंट जो करेक्ट नहीं है। द ऑर्डर पास्ड बाय द बैंकिंग ombudsman आर फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज कंसर्न, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। द किसान क्रेडिट कार्ड, अभी क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड सिस्टम एम्स एट प्रोवाइडिंग एडुकेट एंड टाइमली क्रेडिट सपोर्ट फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर। तो कुल मिला के जो है
एक तरह का क्या कहते हैं टाइमली क्रेडिट कार्ड सिस्टम है, बैंकिंग सपोर्ट है, क्या कहते हैं किसानों को दिया जा रहा है। सिंगल विंडो टू द फार्मर्स फॉर द कल्टीवेशन नीड्स, ठीक है ना। इन केस ऑफ आरआरबीज एंड कोऑपरेटिव बैंक्स इट इज़ अ मॉनिटरी बाय द नाबार्ड। इन केस ऑफ द कमर्शियल बैंक्स इट इज़ मॉनिटर्ड बाय द आरबीआई। अगर आरआरबी की बात है और अगर कोऑपरेटिव बैंक्स की तो इसे मॉनिटर करता है क्या कहते हैं नाबार्ड, और कोई और कमर्शियल बैंक है तो उसको आरबीआई क्या कहते हैं करता है इसे हैंडल। आरबीआई एक्सटेंड किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम टू एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स, उनको भी दिया जाता है अब ये, ठीक है ना। एंड फीसस फॉर देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, अगर उनको चाहिए लोन तो मिलता है इसके लिए। उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द डिसीजन टू एक्सटेंड द फैसिलिटीज़ ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड टू द एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स एंड फिशरीज। पहले सिर्फ इनको ही मिलता था, ठीक है ना, किसानों को, उसके बाद अब इनको ही मिलने लग गया है। उसके बाद क्या है, स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए क्या कहते हैं इसे खोला गया है। मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है वो 100 करोड़ की है इसके अंदर। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स विल प्राइमरली अंडरटेक बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज़ ऑफ एक्सेप्टेड डिपॉजिट एंड लैंडिंग टू अनसर्व्ड एंड अनडिजर्व्ड सेक्शंस इंक्लूडिंग स्मॉल बिजनेस यूनिट हो गया, कोई स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हो गए, माइक्रो एंड स्मॉल यूनिट्स इंडस्ट्रीज़ हो गए, उनको क्या कहते हैं लोन प्रोवाइड करता है। पेमेंट बैंक्स क्या है, पेमेंट बैंक्स टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग स्मॉल सेविंग अकाउंट, ठीक है, पेमेंट रेमिटेंस। अच्छा, इसके अंदर क्या कहते हैं आपका जो है पेटीएम वेटीएम आ जाता है, ठीक है ना। माइग्रेशन लेबर वर्क्स स्मॉल बिजनेसेस अदर ऑर्गेनाइज क्या कहते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स एंटिटीज अदर देश एक्सेप्ट ऑफ डिमांड डिपॉजिट पेमेंट बैंक विल इंश्योरली द रेस्ट्रिक्टेड टू होल्डिंग अ मैक्सिमम बैलेंस ऑफ 1 लाख पर इंडिविजुअल कस्टमर। एटीएम कार्ड क्या कहते हैं एटीएम इंश्योरेंस ऑफ एटीएम कार्ड पेमेंट बैंक्स हाउएवर कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है, क्रेडिट कार्ड का इशू नहीं है, बाकी सब कर सकते हैं पेमेंट बैंक्स के थ्रू। उसके बाद आरबीआई अनाउंसेस एसबीआई एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई बैंक एज ए डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। जरूर जाहिर सी बात है, हमारे पास बैंक विच आर इक्विवेलेंट टू बिगिन फेल अदर कंट्रीज। हालांकि ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं फेल है बाकी देशों के अंदर, लेकिन इंडिया के अंदर इंपॉर्टेंट बैंक्स माने जाते हैं। उसका बैंक बोर्ड क्या कहते हैं ब्यूरो विद द व्यू टू इम्प्रूव द गवर्नेंस ऑफ बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक्स द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेटअप एन ऑटोनोमस बैंक बोर्ड ब्यूरो। ये ब्यूरो क्या करेगा, रिकमेंड करेगा सिलेक्शन हेड्स का कि पब्लिक सेक्टर बैंक से किसको अपॉइंट करना है किसको नहीं, ये बैंक बोर्ड ब्यूरो करता है, क्या कहते हैं देखेगा। अब द ब्यूरो स्टार्टेड फंक्शन फ्रॉम 1 अप्रैल, अब ये 2016 से एक्टिव भी है। एक ऑटोनोमस रिकमेंडेटरी बॉडी है ये, इसके अलावा दूसरा कोई बंदा रिकमेंड नहीं कर सकता। ये कहने का मतलब है बैंक बोर्ड ब्यूरो ही पीएसयू के अंदर कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा ऑफिसर्स उसकी अपॉइंटमेंट करता है बैंक बोर्ड ब्यूरो। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ एनपीसीआई। रुपे इज़ इंडियाज़ ऑन डोमेस्टिक कार्ड विद ऑन पेमेंट गेटवे सिस्टम। आपको पता है रुपे इंडिया का खुद का डोमेस्टिक कार्ड है, ठीक है ना, उसका खुद का अपना पेमेंट गेटवे है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू ऑफर अ डोमेस्टिक ओपन लूप मल्टीलैटरल सिस्टम विच अलाउ ऑल द इंडियंस बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया टू पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स। भारत इंटरफेस ऑफ मनी मतलब कि फॉर मनी भारत इंटरफेस फॉर मनी भी में जो है वो भी क्या कहते हैं मतलब यही चलाता है। तो जितने भी क्या कहते हैं मतलब कि जो इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं ऐप्स हैं वो सारे के सारे आपके जो हैं पेमेंट कॉर्पोरेशन नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही चलाती है, ठीक है। ये आपका क्यूआर क्या कहते हैं कोड का जो सिस्टम है वो भी स्टार्ट कर दिया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद आपका देखेंगे तो पीएम ने लॉन्च किया वन नेशन वन कार्ड, क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड वन नेशन वन कार्ड फॉर ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी इन अहमदाबाद द इंडिजीनियस ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम बेस्ड ऑन द वन नेशन कार्ड मॉडल वन नेशन वन कार्ड मॉडल मोबिलिटी कार्ड। ट्रांसपोर्टेशन की मोबिलिटी के लिए जो है आपका जो है मतलब कि एक ही कार्ड क्या कहते हैं मतलब कि है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, शायद ट्रांसपोर्टेशन के लिए बता रखा है। फेयर कलेक्शन करने के लिए, अच्छा मतलब एक ही कार्ड जो है आप उसको क्या कहते हैं फेयर कलेक्शन करने के लिए, फेयर कलेक्शन, हाँ मतलब एक ही कार्ड से जो है फेयर कलेक्शन कर सकते हैं या आप पैसा दे सकते हैं मतलब किसी भी जगह पे, शायद टोल वोल का पैसे की बात हो रही होगी। इस्लामिक सरिया बैंक, इस्लामिक और सरिया बैंकिंग इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉट चार्जिंग इंटरेस्ट विच इज़ प्रोहिबिटेड अंडर इस्लाम। द आरबीआई हैज़ ड्रॉप्ड द प्रपोज्ड ऑफ ऑफरिंग ऑफ इस्लामिक बैंकिंग इन द कंट्री। इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे थे कि जो मुसलमान जो अकाउंट्स नहीं खोलते या इंटरेस्ट का लेन देन उनको मतलब कि उनके लिए जो है मतलब कि वो आपका नहीं क्या कहते एक्सेप्टेबल है इस्लाम के अंदर, तो उसको प्रमोट करने के लिए कि नॉन इंटरेस्ट फ्री ट्रांजेक्शन वाला क्या कहते हैं मतलब बैंक जो है आपका इस्लामिक बैंक खोलने के लिए सरिया बैंक, हालांकि ये ड्रॉप कर दिया ये प्रपोज़ल। उसके बाद बैड बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक्स वर द बल्क ऑफ द बैड बैंक्स bad loans are reside cannot raise enough capital to fund credit growth which in turn affect the growth rate of India. The finance ministry is considering the setup of the bad bank that will absorb the non-performing asset of public sector banks and help them clean up their books.
तो बैड बैंक बनाने के लिए अभी क्या कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये सोच रही है कि जिसमें जो है जितने भी एनपी हैं सबको रखा जाएगा और उसको क्लीन करने की कोशिश की जाएगी। द कमीशन चार्ज बाय द बैंक टू द merchant for providing debit and credit card services through POS terminal. When payment is made at a merchant point of sale, MDR is payable by the merchant to the bank is also called merchant service fee. merchant मतलब कि भैया कि क्या कहते हैं आपका किसी को पेमेंट करना हो उसमें बीच में जो बैंक अपना सर्विस देता है तो उसके बीच में जो चार्ज लेता है दैट इज़ मर्चेंट डिस्काउंट रेट, दैट्स इट। India's immediate payment service has been rated as the world's best real-time payment service. India received the only 5 plus rating and remains the global leader in the real-time payment usage. अभी इंडिया के IMPS को जो है दुनिया के अंदर सबसे क्या कहते हैं मतलब कि जो है पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए क्या कहते हैं सबसे बेस्ट आपका जो है ऐप के रूप में चुना गया है इंडियाज़ इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS को, जिसने फास्टेस्ट क्या कहते हैं मतलब पेमेंट इनोवेशन क्या कहते हैं इंडेक्स के अंदर इसका नाम आया है, ठीक है ना। और ये क्या कहते हैं रियल टाइम पेमेंट में क्या कहते हैं सबसे आगे है US, चाइना, जापान, UK, जर्मनी सबसे आगे। इंडिया शो 10 फोल्ड इंक्रीज इन द वैल्यू एंड एन 8 फोल्ड इंक्रीज इन द ट्रांजेक्शन वॉल्यूम थ्रू IMPS ओवर द लास्ट ईयर। तो IMPS के थ्रू जो है हम बहुत तेज़ी से क्या कहते हैं अब जो है ट्रांजेक्शन्स करने में कामयाब हो पा रहे हैं और जिससे कि एक फ़्लो जो है हमारे क्या कहते हैं करेंसी सिस्टम में जो है मतलब कि बैंक मतलब कि मनी सिस्टम में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, जिसकी वजह से इकनॉमी में भी बूम आ रहा है, बूम आ सकता है, बेबूम आता है। जाहिर सी बात है जब पेमेंट जल्दी क्लियर होगा तो जल्दी काम होंगे ना, जल्दी काम होंगे तो जल्दी रिकवर होगा पैसा। तो कुल मिला के ये बैंक्स के बारे में था, एक बार डिटेलिंग हम बाद में भी देखेंगे एक बार, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच।